नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा कपिल। आज एसबीएस में हमारे साथ मौजूद हैं एक बेहद ही ख़ास मेहमान पूर्बायन चैटर्जी, जो कि इंडिया के पॉपुलर सितारिस्ट हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी एसबीएस में। Thank you very much. Namaskar, and thank you for having me on this show. ओके। तो सबसे पहला सवाल सर यही करना चाहूँगी कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में आपको इतना वक्त हो चुका है, लेकिन शुरुआत कैसी रही आपकी और आप किससे प्रेरणा लेते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं जब 2.5 साल का था तब मुझे गाने का शिक्षा दिया गया था। मेरे पिताजी ने सिखाना शुरू किया था। उसके बाद तकरीबन 5 साढ़े 5 साल की जब मतलब उम्र था, उस वक्त मुझे एक छोटा सितार दिया गया था व्हेन आई वाज टूरिंग विथ हिम इन स्विट्ज़रलैंड। और वो भी इसलिए दिया गया था कि भाई थोड़ा शांत बैठेगा। शायद उससे हुआ कि नहीं पता नहीं, असर पड़ा कि नहीं, लेकिन उसके 2-3 महीने के अंदर फुल साइज़ सितार दिया गया। तो शायद बदमाशी बढ़ गई होगी तो फुल साइज़ दिया कि और थोड़ा शांत हो जाएंगे। तो तब से ये सफ़र शुरू हुआ। लेकिन 12 साल की उम्र तक तो ऐसे ही मैं मतलब बिठाना मुश्किल होता है ना। एक 10-12 साल के बच्चा दौड़ता रहता है इधर उधर। तो मुझे याद है अभी भी कि मैं इंडोनेशिया गया था, जकार्ता, अपने पिताजी के साथ। वो वहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको भेजा था उधर। उस वक्त मैंने पंडित निखिल बैनर्जी का एक रिकॉर्डिंग सुना, तो मेरे अंदर कुछ तो चेंज हो गया। आई थिंक इट चेंज माय लाइफ। और मुझे ऐसा लगा कि मुझे सितार इसी तरीके से बजाना है। कभी सोचा नहीं था कि करियर बनेगा, क्या होगा। वैसे मम्मी का तो इच्छा था कि मैं इंजीनियरिंग करूं या कुछ करूं। तो उसको लेके घर पे काफ़ी टसल होता रहा, काफ़ी झगड़ा वगड़ा किया। फिर मैं जब आई थिंक 1998 में, मैं उस वक्त भी बाहर था। उस वक्त मम्मी ने मेरा सिग्नेचर करके मेरे को भर्ती करवा दिया यूनिवर्सिटी में। कुछ दिन क्लास करके मेरे से नहीं हुआ। मैं पढ़ाई अभी भी करता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, एंड आई ट्राई टू एजुकेट माई सेल्फ एज मच एज़ पॉसिबल, कीप माई सेल्फ इन्फॉर्म्ड। लेकिन अब इसमें ऐसा घुस गया हूँ कि इसी में। ओके। सर, एक सवाल करना चाहूँगी, जैसे कि आपने खुद ही बताया इतनी लंबी बड़ी जर्नी रही है आपकी, इतना बड़ा सफ़र रहा है। अभी कई सारी मूवीज़ में भी आप साथ काम कर चुके हैं, संजय लीला भंसाली सर के साथ काम कर चुके हैं। अभी बैंडेज पैंथिस में भी आपने काम किया है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वन ऑफ माई गुरुज एंड मेंटर्स हैज़ बीन द ग्रेट शंकर महादेवन जी। और जब से मैं मुंबई मूव हो गया, जिसका भी अभी 11 साल तक हो गया है, तब से उन्होंने मेरे लिए, मेरे ज़िंदगी में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। ही हैज़ गिवन मी मैनी मैनी अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉम MTV अनप्लग्ड। मैंने वो पिंक पिक्चर में, पिंक नहीं सॉरी, अपना क्या बोलते हैं, रॉक ऑन 2 में बजाया। फिर अपना कटियार कलजत घुसली, जो आइकॉनिक मराठी फिल्म, उसमें भी बजाया। और देखिए क्या है ना, बचपन में मैं जब मेरे पिताजी के गुरुजी पंडित निखिल बैनर्जी, वन ऑफ माई आइडॉल्स, उनके पास मैंने उनको जब सुनाया था, उनका थोड़ा विजन प्रॉब्लम था। तो उन्होंने एकदम नज़दीक से वो जाके मेरे हाथ देखे और बोले, कितना टाइम रियाज करते हो, ऐसे सॉफ्ट बात करते थे। तो मैंने बोला बस 1 घंटा आधा घंटा। बोला थोड़ा अगर हो सके 15-15 मिनट करके। ये अली अकबर खान साहब ने भी ये बात कहा मुझे। और उन्होंने मुझे तभी से इनकरेज किया कि मोहम्मद रफ़ी के गाने सुनते हो, लता जी के गाने सुनते हो। तो हमेशा से ही मेरे अंदर ये था कि मैंने कभी डिफ्रेंशिएट नहीं किया कि फिल्म म्यूज़िक है, कि क्लासिकल म्यूज़िक है, कि फोक है। घर पे सब चलता था। बल्कि we grew up in Calcutta. I went to a school called Calcutta Boys School, where all the other kids were listening to Pink Floyd and Mark Knopfler. और हमारे कॉलेज फेस्ट में बजता था The Wall and Pink Floyd। तो वो कल्चर भी एक simultaneously अंदर था। There was one phase in my life where थोड़ा सा जो होता है ना, वो जो गुरुओं के असर में आके मैं ज़रा थोड़ा सोचने लगा कि नहीं, प्योर क्लासिकल बजाऊंगा राग। फिर उसके बाद मेरे अंदर ये समझ आ गया कि म्यूज़िक है क्या। म्यूज़िक इज़ अ इंस्टिंक्टिव नीड टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। कोई भी आर्ट, आपको अगर कुछ पेंटिंग करने का मन कर रहा है, आपको अगर ऐसा मन कर रहा है कि गुलाब का फूल लेकिन ग्रीन कलर का, क्यों नहीं करेंगे आप? आर्ट के ज़रिए आपके पास फ्रीडम है। तो धीरे धीरे मेरे को ये समझ में आया कि चाहे इवन राग संगीत के अंदर एक राग को हम इंटरप्रेट कर रहे हैं हमेशा। तो ये जो सफ़र चालू रहा, उतने में फिल्मों में जैसा मौका मिलता गया, अलग अलग चीज़ें होती गई। मेरे दिमाग में एक जिसको आप बोल सकते थे एक ख्वाब ऐसा था कि कभी सितार को एक
फोर फ्रंट मूवीज़ में, जैसे मैंने देखा दिलीप कुमार साहब एक ज़माने में, अमिताभ बच्चन साहब को देखा गया मूवीज़ में सितार लेके, बट इन द रिसेंट पास्ट आई हैवंट सीन इट। तो ये बंदिश बैंडिट्स जब सीज़न 1 आया था सच्ची में, तो मेरे दिल में थोड़ा सा ऐसा आया कि वाई डिडंट आई प्ले समथिंग फॉर इट, बिकॉज शंकर जी इज़ लाइक फैमिली फॉर मी, शंकर एहसान लॉय। But I'm really happy that in season 2, Anand Tiwari Saab, who's the director, he has kept the sitar as like a centerpiece. और इसमें परेश पाहूजा ने इतनी अच्छी तरह से ये जो रोल है उसको निभाया। तो I got a chance to play so many of the sitar parts and contribute to the sound of the series. And what I think the amazing thing that this has done is जो नई पीढ़ी के जितने भी लोग हैं उनके लिए, अब देखिए पंडित रविशंकर जी ने, उस्ताद विलायत खां साहब ने, पंडित निखिल बैनर्जी ने, उस्ताद इमरत खां साहब ने, उस्ताद हलीम जाफ़र खां साहब ने तो सितार का जो गरिमा उसको पूरे दुनिया में फैला दिया। लेकिन अभी के पीढ़ी के लिए ये एक रीग्लैमराइज हुआ है। अब हर एक, मैं अभी भी इधर बैठा था तो मैंने देखा 3 कवर्स, एक हारमोनियम का कवर, एक फ्लूट का कवर, गिटार प्लेयर्स आर डूइंग कवर ऑफ गरज गरज रॉक्स। सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग फॉर मी। ओके सर, आपने जैसा कि कहा क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में इतना कुछ बताया, तो इससे एक सवाल मेरे जहन में ये आता है कि आजकल का म्यूज़िक हर तरह का म्यूज़िक है आजकल, क्लासिकल भी है, मॉडर्न भी है, तो क्या लगता है कि कितना ज़रूरी है क्लासिकल म्यूज़िक को आगे बढ़ाना, क्योंकि आजकल जिस तरह के गाने बन रहे हैं या जिस तरह की मूवीज़ में उनको ज़्यादा एक यूज़ किया ही जाता है, तो क्या लगता है आपको? अब देखिए हिंदुस्तान, भारतवर्ष अभी के तौर में एक लीडिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। आई थिंक मैं उम्मीद तो ऐसा रखता हूँ कि आने वाले दिनों में इट विल बी अ सुपर पावर, बिकॉज वी आर डेफिनेटली वन ऑफ द पावर्स टू रेकन विथ इन द वर्ल्ड। तो अगर देखा जाए अभी ऐसा ज़माना आया है जहाँ कोल्ड प्ले आ रही है इधर परफॉर्म करने के लिए, all the everybody from a Beyonce, everybody's eyes are on India. Why their eyes are on India? Because the youth of this country is a force to reckon with. और numbers भी ऐसे हैं हमारे पास जो human resource power unparalleled in the entire world, और intellect, उसके साथ intellect and talent. तो मुझे लगता है कि these are very good times for our music. It's a good time to make our music its own brand. देखिए पिछले ज़माने में मैंने जैसे बोला, जैसे उस्ताद जाकिर हुसैन साहब who's no more with us unfortunately, इन लोगों ने तबला का एक ब्रांड बना दिया in the वेस्टर्न वर्ल्ड। रविशंकर जी ने सितार को एक ब्रांड बना दिया। तो ये लेकिन वो क्या हुआ, तब के लिए वो बहुत बड़ा काम था, बिकॉज उसके वजह से इंडियन म्यूज़िक का एक पहचान बन गया। लेकिन अभी वक्त आया है इंडियन म्यूज़िक को अपना ही ब्रांड, जहाँ फॉरेन बैंड्स लाइक कोल्ड प्ले विल वॉन्ट टू प्ले, और वो भी रहा है। दे आर कोलैबोरेटिंग विद आर्टिस्ट लाइक अरिजीत सिंह एंड दिलजीत दोसांझ, और हम लोग ये देखते जा रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले मुझे बुलावा आया था कुछ रियलिटी शो के लिए, भारत की गूंज करके, जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स पे फोकस दिया जा रहा है। अभी इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक पे काफ़ी फोकस, मुझे मौका मिला अंबानी वेडिंग में बजाने का। उन्होंने हुक्म किया था कि 20-25 सितार एक साथ और 25 फ्लूट एक साथ। तो अभी ये एक ट्रेंड बन गया। उसके बाद हर एक शादी में मैं देख रहा हूँ, मेरे जितने स्टूडेंट लोग हैं, कहीं 2 सितार 2 फ्लूट, कहीं 5 सितार 5 फ्लूट। तो ये एक अच्छी बात है कि जितने भी साज है, जितने भी इंडिया के इंस्ट्रूमेंट्स है, सारंगी है, सितार है, सरोद है, फ्लूट है, ये सब के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस आ गया है। एंड बंदिश बैंडिट्स इज़ लाइक द आइसिंग ऑन द केक, एंड आई एम श्योर देयर विल बी मच मोर। सीज़न 3 में और कुछ होने वाला है। सर, जैसे कि आपने उस्ताद जाकिर हुसैन की बात की, तो जब इतनी बड़ी शख्सियत से आप मिलते हैं या देखते हैं उनको, तो क्या जहन में आता है कि मतलब मेरा भी काम वहाँ तक पहुँचे, और लोग, ऐसा कुछ आता है जहन में? अब देखिए किसका ख्वाब नहीं होता है कि मैं एक दिन ऐसे शिखर पे पहुंच जाऊं कि सब लोग मुझे पहचाने, सब लोग मेरा काम जाने, वगैरह वगैरह, और काम के लिए अप्रिसिएशन हो। किसके मन में ऐसा आशा नहीं रहता है कि एक दिन मेरे काम का ऐसा पहचान आए कि मैं सड़क पे निकल जाऊं तो कोई भी मुझे पहचाने, मेरा काम सब लोग जाने। सबसे बड़ी बात तो यह कि मेरा काम सब लोग जाने, या तो मेरा शक्ल पहचाने। सी द टू आर रिलेटेड टू ईच अदर, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आपकी पहचान इतनी बढ़ेगी
तो आपका काम का पहचान बढ़ेगा. For that, it's a whole package. Your personality, how you carry yourself, how you communicate with people, everything is important. लेकिन अब थोड़ा सा उस्ताद साहब के चले जाने से, जाकिर भाई चले जाने से मैं थोड़ा फिलोसॉफिकल हो गया हूँ. और आई थिंक व्हेन यू हिट दिस काइंड ऑफ एज ना, यू रियलाइज तब तक ना एक 30 32 35 शायद चलो 40 साल की उम्र तक भी आप सोचते रहते हो कि आई एम फॉर एवर. हाँ, जो मृत्यु जो है, मॉर्टैलिटी जिसको कहते हैं, उसका एहसास ही नहीं होता है. लेकिन जब धीरे धीरे जो लोग सर के ऊपर है वो चले जाने लगते हैं, तो आपको समझ में आता है कि मेरे पास एक फाइनाइट टाइम है, मैं भी जाने वाला हूँ एक दिन. तब यू गेट द बिगर पर्सपेक्टिव. तब ऐसा लगता है कि देखिए, मेरा खुद का काम, मेरा खुद का नाम, शोहरत, इज़्ज़त से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जिस चीज़ को मैं प्रमोट कर रहा हूँ, यू हैव टू डिटैच फ्रॉम योर सेल्फ एंड अटैच योर सेल्फ टू कॉजेस. और मेरा ये कॉज लास्ट कुछ सालों से ये रहा है कि ये क्लासिकल म्यूज़िक का जो करियर, ये कोई भी बना पाए. कोई भी ऐसा सोचे कि मैं भी कर सकता हूँ. किसी भी सामाजिक बैकग्राउंड से कोई भी आए, एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये हमारे हिंदुस्तान में अनफॉर्चुनेटली, आई एम सॉरी टू से, एक बहुत ख़राब चीज़ है कि हम बहुत ज़्यादा हेरिडिटी में विश्वास करते हैं. हाँ. बहुत ज़्यादा, आई एम सॉरी टू यूज़ द वर्ड, नेपोटिज्म है. लेकिन मेरा सिर्फ यही कहना है कि जो अपने फ्यूल पे उड़ेगा ना, वो लंबा उड़ सकता है. ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको एहसास दिलाए कि अपने फ्यूल पे उड़ो. हाँ, क्योंकि इफ़ यू आर फ्लाइंग ऑन समबडी एल्सेस फ्यूल, कोई और आपको फ्यूल दे रहा है, वो फ्यूल सोर्स एक दिन ख़त्म हो गया तो आप क्रैश हो जाओगे. लेकिन आप अपने फ्यूल से उड़ोगे तो आप उड़ते रहोगे. भले ही आप लो ऑल्टीट्यूड पे उड़ो, लेकिन एक आप उड़ते रहोगे तो एक दिन आपको मौका ऐसा आएगा कि यू विल सोर अबव. तो एंड नॉट फॉर योर सेल्फ. मेरा सबसे फिलोसॉफिकल ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये साज के लिए मैं काम कर रहा हूँ, ये संगीत का मैं सेवा कर रहा हूँ. मैं एक लाइफ टाइम में देयर इज़ ओनली सो मच यू कैन डू, लेकिन करते जाना चाहिए. जैसे अपना हिंदू शास्त्र में बोला गया है कि माँ फलेषु कदाचन, फल का आशा से थोड़ा डिटैच्ड रह के रोज़ का काम. मैं कैसे सोचता हूँ, सुबह उठा, आज के लिए ये मेरा गोल्स है. आज का गोल आज अचीव हुआ, खुश. नहीं अचीव हुआ तो भी खुश. रात को सो गए तो उसको गाड़ डालिए. अगले दिन आप जब उठेंगे, न्यू सेट ऑफ गोल्स. सर, वैसे डिसिप्लिन तो हर फील्ड में ज़रूरी है, लेकिन आपको क्या लगता है म्यूज़िक इंडस्ट्री में कितना ज़रूरी है डिसिप्लिन रखना? देखिए, डिसिप्लिन हर काम में ज़रूरी है. मैं बहुत रिसेंटली अभी मैंने स्विमिंग का, मुझे बहुत शौक़ हुआ. मुझे आता ही नहीं था स्विमिंग. अभी कुछ 6-7 महीना होगा मैंने स्विमिंग अच्छे से सीखा है. तो आई रियलाइज दैट वो चीज़ में भी आप हर दिन तैरोगे ना, तो थोड़ा थोड़ा इट विल गेट ईजियर, इतना इतना करके. हाँ, तो पेशेंस इज़ रिक्वायर्ड, जस्ट बिकॉज वी थिंक कि आगे कितना है. लेकिन दैट इज़ नॉट अ नेगेटिव थिंग. हमको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि बहुत लंबा रास्ता है, अरे यार कौन तय मतलब इसको करेगा, कवर करेगा. लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करके करोगे ना, सडनली यू विल सी दैट यू हैव. उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए. आपको ऐसा नहीं करना है कि एक दिन में बहुत कवर करके आप बर्नट आउट हो गए. बहुत ज़रूरी है कि रोज़ आप एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम एक काम पे लगे रहो. एक सेम चीज़, अभ्यास, रियाज, जिसको हम रियाज बोलते हैं, वो सिर्फ एक ही चीज़ को बार बार करते रहना. क्यों करते रहना? क्योंकि वो मसल मेमोरी में जाता है. जस्ट फ्रॉम अ वेरी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, आप एक ही नोट को 10 बार बजा रहे हो या एक ही फ्रेज़ को 20 बार बजा रहे हो, तो आपके मसल मेमोरी में जा रहे हैं. अभी आप जब कॉन्सर्ट में आपके उसको बजा रहे हो ना, तो यहाँ का एफर्ट नहीं लगता है, यहीं से बच जाता है. यहाँ से आप फिर सोच सकते हो कि जो बिगर पिक्चर है, जो बड़ी छवि है, वो क्या है, उसका जो नक्शा है वो आप सोच सकते हो. तो फिर क्या होता है, व्हेन यू स्पेशली इन इम्प्रोवाइज्ड म्यूज़िक ना, आपको ऑडियंस का अटेंशन रखना है. आप एक कहानी बता रहे हो, जो आपका खुद का लिखा हुआ कहानी, और उधर बैठ के आप लिख रहे हो कहानी. तो इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, डिसिप्लिन ज़रूरी है, ताकि आप में ये फ़िक्र ना रहे कि जो मैं सोच रहा हूँ उसका डिक्टेशन ये ले पाएगा कि नहीं. चाहूँगी कि क्या क्या तैयारियाँ करते हैं आप, रियाज जब करते हैं या फिर कहीं कॉन्सर्ट या बजाना होता है आपको?
देखिए पहले तो लाइफ के पहले कई साल से यू हैव टू प्रैक्टिस टेक्निक। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक अगर एग्जांपल दे के बता पाऊँ तो शायद बेटर एक्सप्लेन कर पाऊँगा। ये तो सारे इलेक्ट्रिक सितार के ऑर्नामेंट्स है, क्योंकि गरज गरज में मैंने वही बजाया। सो ये स्केल होता है जैसे इसको बोलते हैं मूर्छना। फिर पलटा होता है। पलटा कैसे होता है? सो एक पैटर्न सा रे गा मा पा सा प म ग रे सा रे गा मा प ध रे ध प म ग रे गा मा प ध नी। तो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि कहाँ सा है, कहाँ पंचम है, कहाँ दैवत है, कहाँ मध्यम है। समझ रहे हो ना? तो जैसे द एग्जाम्पल इन लाइफ इज, जैसे आप इधर एट द एंड ऑफ योर वर्क डे आप जब घर जाते हो, हाँ आपको सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि रोज़ आप जा रहे हो तो आपको मालूम है इधर से उतरते ही मैं इधर से टैक्सी ले लूँगी, आई विल गेट ऑफ हियर। ये सब ऑटोमेटिक हो चुका है, मसल मेमोरी। या तो जो मेट्रो से जाता है आप सोच के नहीं करते हो, अच्छा कौन सा स्टॉप था, घर के लिए सोचना नहीं पड़ता है। तो हर एक फ्रेज शुड बी लाइक घर, हर एक नोट, हर एक फ्रेज शुड बी लाइक गोइंग होम। तब तक इसका अभ्यास करना चाहिए। तो एक तो वो है, बट सोचने का भी अभ्यास करना चाहिए। अगर आपको किसी ने अचानक से बोला कि अच्छा ज़रा जाने पहचाने सी कहानी, हैंसेल ग्रेटल की कहानी, टेल मी दैट स्टोरी अगेन, तो उसके लिए शब्द चाहिए ना। आपको बोलने का एक तरीका है, क्योंकि वो कहानी अभी तक सुना गया है बहुत बार, लेकिन आप जब बोल रहे हो तो उसमें आपका ट्विस्ट रहना चाहिए। आप जिस तरीके से उसको पेश करोगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब हैंसेल ग्रेटल की कहानी, कोई तो सम पीपल कैन स्टार्ट ऑफ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हैंसेल ग्रेटल कि वो जाते हैं फॉरेस्ट में, एक वो विच होती है, वो उनको कॉटेज दिखता है, घुसते हैं। somebody can tell it from the point of view of the old woman or the witch, that she is seeing and she sees the two kids coming. So it depends on perspective. तो आप कैसे कहानी बताना चाहते हो आज, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कोई कहानी बता दी। हाँ, मैं आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। लाइक ऐसा एग्जांपल देता हूँ जो सबको मालूम है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ओके, सबको मालूम है। अब ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार का इंडियन वर्जन बताता हूँ। एक चीज सेम कहानी मैंने 4 बार 4 डिफरेंट तरीके से पेश किया। लास्ट सवाल सर यही करना चाहूँगी, नया साल है तो नए साल में आपके क्या नए गोल्स हैं? अब देखिए, मैंने बोला मेरा दिन का गोल्स होता है। आज का तो गोल है मैं इधर आऊँ, आप लोगों से अच्छे से बातचीत करूँ। मैं इतना ही ट्राई करता हूँ अपना जो अंदर का मशीन है ना उसको रीबूट कर दूँ। हाँ, तो मैं जब इधर आया आपके ऑफिस में अंदर घुसा तो सिर्फ इतना सोच लिया कि आप ऐसे बातचीत करूँ, ऐसा कुछ पेश करूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नॉट ओनली पहुँचे, क्योंकि पहुँचना मेरे काबू का नहीं है, लेकिन एक बार पहुँचे तो उनके दिल के अंदर तक जाए, उनकी दिल की बात मैं कहूँ, वो चाहे म्यूज़िक से कहूँ या ज़ुबान से कहूँ। ये आज का गोल था। अब जनरली अगर साल की बात करें तो जनरली आई वांट टू वर्क इन द नेक्स्ट few years. I really want to work for my foundation, all the people who are students of the foundation, so that anybody can make a career in music. और मुझे ये मालूम है कि मैं शायद अपने लाइफ टाइम में ज़्यादा चेंज ना कर पाऊँ, लेकिन कम से कम अगर थोड़ा भी चेंज किया ना, ये जो सिस्टम है इंडिया में कि भाई आप कौन हो, आपके बाप कौन है, ये चीज़ अगर चला जाए कि सिर्फ आपके काम से पहचान, अगर ये चीज़ थोड़ा सा भी आए तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। और बाकी चीज़ आई एम एंड यू नो व्हेन यू हैव अ गोल देन यू वर्क टूवर्ड्स इट। कैसे काम कर सकते हो, ऐसा तो नहीं कि आप जाके इसके बारे में बहुत ज़्यादा प्रचार करो, वो बात नहीं। प्रचार आप
करने का मौका अभी आप लोगों ने मुझे इधर बुलाया है क्योंकि मैंने बंदिश बैंडिट्स में बजाया, बंदिश बैंडिट्स सीज़न 2 में बजाया, गरज गरज रॉक में बजाया, तो काम के ज़रिए आप बात कर सकते हो। तो अब मेरा एक एल्बम चल रहा है विद अ मल्टी विनिंग ग्रैमी विनिंग गिटारिस्ट कॉल्ड मार्क लेटियरी। सो आई एम ट्राइंग टू क्रिएट दोज कॉन्वर्सेशंस विद इंटरनेशनल आर्टिस्ट्स, विद पीपल लाइक जॉर्डन रूडेस हु इज़ माई फ्रेंड, वो ड्रीम थिएटर के फ्रंट मैन है। मुझे लगता है और उसके लिए मुझे थोड़ा सा उनका जो म्यूज़िक है वो सीखना ज़रूरी है। मैंने अभी नया एक सितार बनाया जिसमें कॉर्ड्स भी बज सकते हैं, तो ये काम, लेकिन मकसद यही है कि मैं सबके लिए बात कर पाऊँ, सबके दिल तक पहुँच पाऊँ, फॉर दोज पीपल हु वांट टू मेक म्यूज़िक देयर करियर। शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए बहुत अच्छा लगा और हम उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले साल में हमें आपका और भी काम देखने को मिलेगा। बिल्कुल, मैं भी ऊपर वाले को यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ऐसे मौका देते रहे कि बस मेरे खुद के लिए नहीं, जो म्यूज़िक का मैं सेवा करता हूँ वो म्यूज़िक सब तक पहुँचे बस। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।